अडवाणी जी, हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं। लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी की चमक राजनीति से फीकी क्यों नहीं हो रही? आखिर उनके पीछे एक व्यक्ति कौन साए की तरह खड़ा है जो वक्त के साथ चुनाव दर चुनाव उन्हें जीत हासिल करवाने की तैयारी करवा देता है? वो व्यक्ति कौन है जो गुजरात से चलता है, दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की इतनी प्रसिद्धि बढ़ा देता है कि दुनिया भर में लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के सूत्रधार वही कहे जाते हैं? कौन है वो व्यक्ति जिसे बीजेपी के कुछ लोग चाणक्य कहते हैं? कौन है अमित शाह जिन्हें चिपकू कहा जाता है? अमित शाह खुद को चिपकू क्यों कहते हैं? वो कहानी क्या है जब साल 2014 में अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था? उस मीटिंग में क्या हंगामा हुआ था? राजनाथ सिंह के चेहरे का भाव क्यों बदल गया था? आडवाणी अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रहे थे? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और ताली क्यों नहीं बजा रहा था? अमित शाह से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के क्यों चले गए? वो अमित शाह जो गुजरात से आते हैं, यूपी में प्रभारी पद की जिम्मेदारी बीजेपी उन्हें देती, यूपी में करिश्मा दिखाते हैं और उसके बाद ये जीत का सिलसिला कभी थमने वाला नहीं। तो अमित शाह को चाणक्य कहा जाए या चिपकू या फिर कोई ऐसा वरदान जो किसी और नेता के पास नहीं, वो मैजिक क्या है, इसी को समझने की कोशिश इस पूरे वीडियो में करेंगे। बीजेपी साल 2014 का लोकसभा चुनाव प्रचंड तरीके से जीत चुकी थी और देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। उस वक्त बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने ही बीजेपी की तरफ से आकर प्रधानमंत्री मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पे घोषित किया था। उसके बाद बीजेपी जीती तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह को मंत्रालय में कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। ये तमाम बातें इशारा कर रही थी कि मोदी सत्ता में रहेंगे और शाह पार्टी का संगठन संभालेंगे। कुछ दिनों बाद यानी कि 9 जुलाई साल 2014 को ही अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष घोषित किया जाता है, लेकिन उसके पहले एक बैठक होती है। उस बैठक में हंगामा होता है, हंगामे की कई कहानी है। उसके बाद एक तस्वीर भी निकलकर सामने आती है, जरा आपको समझाते हैं। बाकायदे मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह, आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी और पार्टी के कई नेता बैठक से बाहर आते हैं। मीडिया के सामने राजनाथ सिंह आते हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। उनके भाषण को सुनने के दौरान राजनीतिक पंडितों ने कहा कि इनका गला रूंधा हुआ है। क्या राजनाथ सिंह नहीं चाहते थे कि अमित शाह उसी वक्त पार्टी के अध्यक्ष बने? इसकी कहानी क्या है, उसके पहले सुनिए राजनाथ सिंह के वो शब्द जो हमेशा के लिए याद रखे जाते। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए और हम लोगों ने आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और इसके बाद ऐलान हो जाता है, राजनाथ सिंह गुलदस्ता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजाते हैं, आडवाणी जी उसी बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप इस कुर्सी पे विराजमान हो जाइए। तस्वीरें बहुत कुछ बता रही थी कि पार्टी में अमित शाह को जो ये पद दिया गया है वो खुशी मन से नहीं दिया गया है। ये नैरेटिव पार्टी के एक भाग में था कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो पार्टी की कमान गुजरात लॉबी के अलावा भी किसी दूसरे को मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में खुद कहा था कि अमित शाह ने अप्रत्याशित नतीजे यूपी में दिए। यूपी में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के 2014 में तो प्रभारी अमित शाह को ही बनाया गया था और पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाकर भेजा था। बीजेपी ने 73 सीटें जीत ली। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। यूपी के इतिहास में कोई भी पार्टी इतने बड़े नंबर तक अकेले नहीं पहुंच पाई, लेकिन शाह ने वो कारनामा कर दिखाया। उसके बाद उनके अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी ने लगभग हर उस राज्य में किला फतह किया जहां कभी नरेंद्र मोदी का सपना होता था सत्ता चलाने का। दिल्ली नया उदाहरण है, लेकिन दिल्ली से पहले हरियाणा की बात की जानी चाहिए। हरियाणा में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं था। कहा यह तक जाता था कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाएगी, लेकिन शाह की रणनीति की वजह से बीजेपी सत्ता में आती है और लगातार अपनी सरकार को बचा कर रखती है। यूपी में मायावती और अखिलेश यादव का कंट्रोल हुआ करता था। अखिलेश यादव के पहले मुलायम सिंह यादव के पास सत्ता होती, बारी बारी से सत्ता की अदला और बदली होती, लेकिन तभी शाह की एंट्री होती और शाह ने ऐसा चक्रव्यूह बिछाया कि सारे के सारे विरोधी पस्त हो गए। मायावती का नाम ही यूपी की राजनीति में सिर्फ जीवित है। उनका कद, उनका पद सिर्फ चर्चाओं में रहता है, नंबरों में बीएसपी का कद कहीं बचा ही नहीं। अखिलेश यादव को अमित शाह के दिमाग के आगे कभी खड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। अखिलेश यादव 17 का विधानसभा चुनाव हारे, 22 का विधानसभा चुनाव हारे और हर उपचुनाव में उनको करारी हार मिल रही। ये कहानी महाराष्ट्र में आगे बढ़ी और वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी में अमित शाह का कद इसलिए भी बड़ा होता चला गया क्योंकि आसाम जैसे राज्यों में जहां बीजेपी संघर्ष कर रही थी वहां पहली बार सरकार 2016 में बनती है। 2021 में कांग्रेस से आए बहुत लोकप्रिय नेता हिमंता बिस्व शर्मा को वहां का सीएम भी बना दिया जाता है। लोग कहते हैं कि शाह का कोई फैसला गलत ही नहीं होता जिसके कारण उनके विरोधी हमेशा पस्त होते, लेकिन शाह ने राजनीति में सब कुछ विरासत में तो नहीं हासिल किया, चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, तो फिर यह शिक्षा सीखी कहां से? उनका गुरु कौन है? उन्हें आया कैसे कि चुनावों के परिणामों को मेहनत और संघर्ष से पलटा जा सकता है? इसकी शुरुआत होती है उसी दौर में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के केंद्र की राजनीति में दिखाई देते। देश में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। आडवाणी जी की रथ पे नरेंद्र मोदी का भी चेहरा देखा गया, लेकिन उधर गुजरात में अमित शाह अपनी तैयारियों में जुटे थे। साल 1991 के चुनाव में अमित शाह को पहली बार जिम्मेदारी मिली कि वो आडवाणी जी के चुनाव की रणनीति संभालेंगे। उसके बाद शाह को अटल जी के चुनाव की जिम्मेदारी मिली और ऐसे धीरे धीरे करते हुए अपना खुद का 5 चुनाव जीता। गृह मंत्रालय की कुर्सी संभाली। सबसे कम उम्र के गृह मंत्रालय में उनको जिम्मा सौंपा गया गुजरात में। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। सोनिया गांधी जब सत्ता में थी तो उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तक आदेश दिया कि ये 2012 विधानसभा चुनाव गुजरात की सीमा में नहीं घुस सकते। अमित शाह ने अपना चुनाव दिल्ली से ही लड़ा था, वो भी चुनाव जीत लिया। उसके बाद ताकत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। सारे फैसले मोदी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन रणनीति और उन पे वर्क करने का जो काम है वो शाह खुद उठाते आए। कहा यह तक जाता है कि वाराणसी से पीएम मोदी को चुनाव लड़वाने की रणनीति हो या फिर नेताओं के टिकट की अदला बदली का काम हो, वो सब कुछ अमित शाह के हाथों में होता है। एक इंटरव्यू में शाह अपने बारे में खुद कहते हैं कि मैं चिपकू हूं, अपने लक्ष्य के लिए चिपकू
चिपक जाता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में डगमगाई तो उन्होंने खुद विधानसभा चुनावों का जिम्मा संभाल लिया। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि हफ्ते में 4 बार भोपाल जाने वाले अमित शाह क्या चुनाव में अपनी पार्टी की लाज बचा पाएंगे। नतीजे ने सबको हैरान कर दिया और मोहन यादव को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल में मिलता है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के अलावा किसी और राजनीतिक पार्टी की जमीन नहीं तलाशी जा पा रही थी, लेकिन शाह के आने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ लोकसभा में अपने नंबर बढ़ाए बल्कि विधानसभा के भीतर जाकर अपने नंबर, अपने विधायकों की संख्या में अभूतपूर्व परिवर्तन लाकर दिखाया। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की जमीन से जुड़ी नेता ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव भी हराया। यहां तक कि केजरीवाल को चुनाव हराया। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव अमित शाह के दौर में ही बीजेपी ने हरा कर दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी के कम नंबर आए तो अमित शाह ने ही पूरी रणनीति संभाली और फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। शाह को नरेंद्र मोदी इतना मानते हैं कि उनकी कोई बात बीजेपी में नहीं कटती है। मीडिया के कैमरे पर नरेंद्र मोदी से दूर रहकर मुस्कुराने वाले अमित शाह बंद कमरे में नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कई फैसले सिर्फ लेते जरूर नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनकी पूरी तैयारी, रिसर्च और उन फैसलों को तैयार करने की जिम्मेदारी अमित शाह की होती है। योगी आदित्यनाथ हो या फिर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो या फिर आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता हो या दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कोई भी हो, हर मुख्यमंत्रियों के नाम के सिलेक्शन के पीछे इन्हीं की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अपना निजी हेलीकॉप्टर भेज के मठ से सीधे दिल्ली के लिए बुलाया। यह कहा जाता है कि अंतिम फैसला इनका ही पार्टी में सर्वमान्य होता है, बशर्ते उस फैसले के विरोध में नरेंद्र मोदी नहीं होने चाहिए। यही रीजन है कि ये केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति का तोड़ खोज लेते हैं। ये शाह का आत्मविश्वास है कि जब पूरे चुनाव में केजरीवाल बीजेपी का दूल्हा खोज रहे थे तब अमित शाह नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर रहे थे। आप कल्पना करिए, अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती तो नरेंद्र मोदी का कद आम आदमी पार्टी केजरीवाल से भी छोटा दिखाती और सत्ता में रहने के लिए कई ताने गढ़ती। लेकिन शाह की रणनीति है कि वो कर्नाटक के भीतर भी उलटफेर कर देते हैं, वो तमिलनाडु के भीतर एक नए नेता को खड़ा करते हैं, वो आंध्र प्रदेश की सियासत में बीजेपी का कद बढ़ाते हैं। ये शाह की रणनीति है कि हैदराबाद में जिन ओवैसी को 60% वोट मिलते हैं उनके वोट प्रतिशत को घटाकर माधवी लता जैसी फायर ब्रांड नेता को खड़ा करते हैं। ये शाह की रणनीति है कि कश्मीर के भीतर मुस्लिम गढ़ वाले इलाकों में प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव जीत जाते हैं। यह शाह का ही करिश्मा है कि वो रामपुर जीतने के लिए योगी को भी रणनीति सिखाते हैं, वो कुंदरकी कैसे जीती जा सकती है यह भी बताते हैं। यह शाह की रणनीति है कि जातियों और समुदायों को एक जैसे रखने की कोशिश की जाती है। हरियाणा में जाटों को मनाना, पंजाब में सिखों को मनाना, यूपी में जातियों में बटे हिंदुओं को मनाना, ऐसे ही देश में न जाने कितने धर्म, कितनी भाषाओं में बटा हुआ हिंदुस्तान है जिस पर नियंत्रण करने की भरपूर कोशिश करते हैं अमित शाह। अमित शाह के बारे में 2 बातें और कही जाती हैं। पहली बात ये कि वो नरेंद्र मोदी की कही हुई बात पर कभी भी नहीं जवाब नहीं देते हैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ कह दिया वो ना हो, ये शाह का स्टाइल नहीं है।